साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम कंटेंट वैलिडिटी, जो कि एक वैलिडिटी का प्रकार है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट वैलिडिटी, जिसे आप विषय वस्तु वैधता और अंतर विषय वैधता दोनों ही नाम से जानते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने फेस वैलिडिटी पर डिस्कशन किया था और उसके पहले जो रिलायबिलिटी के जितने भी टाइप्स हैं या मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी से पहले अगर मैं एक बात करूं कि आप मान लिया कि आप एमए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक सिलेबस भी होगा जिसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। और जब आप क्वेश्चन पेपर देने के लिए एग्जाम रूम में बैठते हैं और आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है और आप कहते हैं अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कभी आप कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल कोर्स कंटेंट का है, कि जो सिलेबस हमने देखा था, जो सिलेबस हमें मिला था, बिल्कुल उसी पर ये पेपर आया है। और कभी कभी शिकायत होती है कि नहीं, ये जो पेपर आया है वो आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट हमें दिया गया था उस कंटेंट का ये पेपर नहीं है। आप क्या करते हैं? आप ये कहते हैं ये पेपर बेकार है, ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस का है, आप इसको वापस करवाइए। ऐसी हम सबके द्वारा एक एप्लीकेशंस दी जाती हैं अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल में। और यही बात अगर मैं यहां पर लागू करूं तो हम वैलिडिटी किसकी निकालते हैं? हम वैलिडिटी निकालते हैं किसी भी एक टेस्ट की। और टेस्ट की वैलिडिटी निकालते हैं तो आपको यह तो पता है कि जो भी टेस्ट बनाया जाता है वो कोई ना कोई एक आधार को लेकर बनाया जाता है। आधार का मतलब कोई एक विषय वस्तु तैयार की जाती है, कंटेंट तैयार की जाती है, उस विषय वस्तु के आधार पर वो टेस्ट डेवलप किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल से ले लें कि मान लिया पतंजलि योग दर्शन। आपने पतंजलि योग दर्शन के बारे में जरूर सुना होगा, और नहीं तो मैं आपको बताऊं कि पतंजलि योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा बनाया गया एक 195 सूत्र का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि महर्षि पतंजलि ने कंपाइल किया और बाद में उसका नाम हो गया योग दर्शन। मैं टेस्ट बनाना चाहता हूं और ये टेस्ट बनाना चाहता हूं कि पतंजलि योग दर्शन के ऊपर, और वो जो टेस्ट है, जो मेरा क्वेश्चनर है, वो पतंजलि योग दर्शन की नॉलेज को अभिव्यक्त करे। और जो भी उस टेस्ट को दे, उसमें जो भी क्वेश्चंस हों, वो सारे के सारे पतंजलि योग दर्शन से संबंधित हों। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि मेरा जो ये परीक्षण है, मेरा जो ये टेस्ट है, वो पतंजलि योग दर्शन पर आधारित है। मैंने मतलब ये जो पतंजलि योग दर्शन है ये इसका आधार है, और मैं ये कहूं दूसरे शब्दों में कि ये इसकी विषय वस्तु है या ये इसकी कंटेंट है। तब तो आप समझ जाएंगे कि हां ये कंटेंट है और इस कंटेंट से ये टेस्ट बनाया गया है। अब जब ये टेस्ट इस कंटेंट से बनाया गया है तो फिर ये टेस्ट इस कंटेंट से बिल्कुल कोरिलेटेड होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने योग दर्शन का क्वेश्चनर बनाया या योग दर्शन का एक साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया और आपने उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रख दिए हों। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप कहेंगे साहब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? योग दर्शन की जो कंटेंट है, और कंटेंट में क्या उसके कुछ मुख्य बिंदु होंगे कि उसमें चित्त वृत्ति निरोध की बात होगी, उसमें चित्त की बात होगी, उसमें क्लेश की बात होगी। ये सारे के सारे पतंजलि योग दर्शन के विषय वस्तु हैं, पतंजलि योग दर्शन की कंटेंट है। और हम पतंजलि योग दर्शन को जब भी पढ़ते हैं तब इन कंटेंट्स को पढ़ते हैं। तो उसी कंटेंट पर आधारित मेरा ये परीक्षण है जो योग दर्शन के लिए मैं बना रहा हूं।
अब मैं फिर और अलग तरीके से इसको समझाऊं कि कंटेंट वैलिडिटी का जो संबंध होता है वो परीक्षण के उस गुण से संबंधित होता है जिसके आधार, जिस विषय वस्तु के आधार पर, जिस कंटेंट के आधार पर वो टेस्ट बनाया गया है। कि जो कंटेंट वैलिडिटी है उसका कोरिलेशन किससे होता है? वो कोरिलेटेड होती है उसके कंटेंट से। वो उसकी दो चीजें हैं, एक मैंने क्या कहा, एक है परीक्षण जिसके लिए कंटेंट वैलिडिटी निकाली जा रही है, उसका संबंध किससे होना चाहिए? उसका संबंध होना चाहिए उसकी विषय वस्तु से, उसके कंटेंट से। यदि उसकी विषय वस्तु से वो संबंध है, रखती है, वो रखता है, और तब हम कहेंगे अब कितना रखता है, कम संबंध रखता है या बहुत कम संबंध, बहुत ज्यादा संबंध रखता है। जब बहुत ज्यादा संबंध इस परीक्षण का इस विषय वस्तु के साथ होगा तो ये कहा जाएगा कि ये जो टेस्ट है ये क्या है? ये वैलिड है, ये अच्छा है। और यदि हम ये कहें कि इस टेस्ट में इस कंटेंट के ऊपर आधारित तो है लेकिन इस सारी का सारी कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, सारी के सारी जो कंटेंट है उसको लेकर ये टेस्ट नहीं बनाया गया है, तो अब क्या कहेंगे? इसकी जो वैलिडिटी है, टेस्ट की वैलिडिटी है, वो ठीक नहीं है। तो इसको केवल समझना इतना ही है कि जब भी कोई टेस्ट बनाया जाता है और उसकी कंटेंट वैलिडिटी निकाली जाती है तो आप क्या करने वाले हैं? आप जो विषय वस्तु है, जिस कंटेंट के आधार पर इस टेस्ट का निर्माण किया गया है, वो दोनों बिल्कुल संबंधित हों। अगर वो दोनों संबंधित होंगे तब क्या होगा? तब वो टेस्ट वैलिड ज्यादा होगा, और वो दोनों संबंधित नहीं होंगे तो वो टेस्ट वैलिड कम होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, होगा, क्योंकि वो उसी विषय वस्तु के आधार पर बनाया गया तो होगा ही होगा। लेकिन बिल्कुल संबंधित है या नहीं है, ज्यादा संबंधित है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी वैलिडिटी। अब दूसरी बात, ये जो कंटेंट वैलिडिटी है वो दो बातों पर निर्भर करती है। वो दो बातें कौन सी हैं? एक जिसको हम कहते हैं आइटम वैलिडिटी, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं सैंपल वैलिडिटी। सैंपल वैलिडिटी हम क्या समझने वाले हैं? हम ये समझने वाले हैं कि जो कंटेंट वैलिडिटी है वो दो बातों पर निर्भर करती है, आइटम वैलिडिटी और सैंपल वैलिडिटी। आइटम वैलिडिटी एकांश वैधता। आइटम का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, जो उसमें क्वेश्चन है उसकी बात हो रही है। और सैंपल वैलिडिटी का मतलब क्या है? प्रतिदर्श वैधता। ये दो बातों पर निर्भर करेगी आइटम कंटेंट वैलिडिटी, इन दो बातों पर के ऊपर, एक आइटम वैलिडिटी और दूसरा सैंपल वैलिडिटी। अब हम समझते हैं कि आइटम वैलिडिटी और सैंपल वैलिडिटी क्या है। देखिए, आइटम वैलिडिटी का मतलब यह है कि वो जो आइटम है, वो जो प्रश्न है, क्या वो उस विषय वस्तु से संबंधित है? पहली बात, अगर विषय वस्तु से संबंधित हैं तो कहा जाएगा कि आइटम वैलिडिटी अच्छी है। अब एक काम करते हैं, एक नया टेस्ट बनाते हैं, और नया टेस्ट वो पतंजलि योग दर्शन पे नहीं है, वो नया टेस्ट बनाया जाए। आपने जीव विज्ञान का नाम सुना है? जीव विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी। मैं जूलॉजी के ऊपर एक अपना टेस्ट बनाना चाहता हूं। अब मैंने जो आइटम्स बनाए, मतलब कि मैंने जूलॉजी का जो टेस्ट बनाया है उसमें मैंने आइटम्स, उसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। कितने? मान लेते हैं 50 आइटम्स हैं। 50 आइटम्स हैं और आप इसको कहें 50 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में कभी भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आइटम कहते हैं। उस जूलॉजी का एक टेस्ट बनाया गया जिसमें 50 आइटम्स हैं। तो मैं अब जब आइटम वैलिडिटी की बात करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि जो 50 आइटम बने हैं क्या वो जूलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो जूलॉजी के जो नॉलेज है, जूलॉजी की जो कंटेंट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं?
तब तो आप कहेंगे हां करते हैं। करते हैं तो मतलब क्या है कि इसकी आइटम वैलिडिटी है, आइटम वैलिडिटी अच्छी है, कि आपने क्या किया, एक एक को देखा कि हाँ ये जो आइटम्स हैं वो ठीक है। अब दूसरी बात, आइटम वैलिडिटी तो बड़ी होती है, लेकिन दूसरी बात सैंपल वैलिडिटी। क्योंकि जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में बहुत सारे प्राणियों की बात आती है, बहुत सारे, मतलब ह्यूमन बीइंग की भी बात आएगी, एनिमल बीइंग की भी बात आएगी। और मान लिया और थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई करें कि जूलॉजी का जो क्वेश्चनर है, जो टेस्ट है, वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर बनाया गया है, मतलब ह्यूमन बीइंग, मानव से संबंधित, मनुष्य से संबंधित, उसमें 50 क्वेश्चन हैं। अब 50 क्वेश्चन वो मानव मनुष्य से संबंधित हैं, वो दिख रहे हैं या वो समझ में आ रहे हैं, तो हम सीधे कहेंगे कि इसमें आइटम वैलिडिटी है। लेकिन अब आता है सैंपल वैलिडिटी। अब सैंपल वैलिडिटी का मतलब क्या है? अच्छा, अब आप खुद बताएं कि मनुष्य की अगर बात की जाए, अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, तो कितने, कौन कौन लोग होते हैं ह्यूमन बीइंग में? ह्यूमन बीइंग में बेसिकली 3 हम मान के चलते हैं। एक जिसको हम मेल कहते हैं, पुरुष, दूसरा फीमेल जिसको हम महिला कहते हैं, और तीसरा होगा जो ट्रांसजेंडर। 3 है जिसको अदर्स की कैटेगरी में डाल दें, आप 3 कैटेगरी बना लें, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब मान लेते हैं जो 50 क्वेश्चन जो बने हैं, क्या 50 क्वेश्चन तीनों ही, मतलब कि मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का अध्ययन करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो 50 क्वेश्चन है ये केवल और केवल मेल का अध्ययन करते हैं, फीमेल का नहीं करते हैं? या ऐसा तो नहीं है कि ये जो 50 क्वेश्चन है वो मेल और फीमेल का अध्ययन करते हैं, ट्रांसजेंडर को छोड़ देते हैं? मतलब कि किन लोगों के लिए वो बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किसमें? इन आइटम्स के अंदर। उसको कहते हैं सैंपल वैलिडिटी। ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन बीइंग में 3 आते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, और ये जो 50 क्वेश्चन बने वो केवल ट्रांसजेंडर और मेल को लेके बने, फीमेल को आपने छोड़ दिया। नहीं, तब वो सैंपल वैलिडिटी नहीं होगी। सैंपल वैलिडिटी का मतलब, पहली बात, सैंपल का मतलब क्या है? सैंपल का मतलब है कि आप किन लोगों के लिए ये टेस्ट बनाने जा रहे हैं। आपने कहा मैं ह्यूमन बीइंग को लेकर टेस्ट बनाने जा रहा हूं, तो ह्यूमन बीइंग को टेस्ट बनाने को देखने के लिए आपको मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इन तीनों से ही संबंधित आइटम बनाने पड़ेंगे। तीनों का रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी उसमें सैंपल वैलिडिटी भी होगी। आप ये कहें कि साहब पहले आइटम तो वैलिडिटी थी, तो सैंपल वैलिडिटी का मतलब क्या है? देखिए, आइटम वैलिडिटी का मतलब क्या है? क्या वो ह्यूमन बीइंग से संबंधित क्वेश्चन हैं उसमें? हमने ये नहीं देख रहे हैं ये मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है कि ट्रांसजेंडर के लिए, नहीं, ह्यूमन बीइंग से संबंधित। मतलब क्यों? क्योंकि जूलॉजी में हम ह्यूमन बीइंग से संबंधित टेस्ट बना रहे हैं, तो ये तो हमने देखा कि हाँ उसमें है ह्यूमन बीइंग से संबंधित। लेकिन ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तीनों के क्वेश्चन होंगे, तब होगा उसमें सैंपल वैलिडिटी। और यदि ये दोनों हैं, आइटम वैलिडिटी भी है और सैंपल वैलिडिटी भी है, तब वो टेस्ट की वैलिडिटी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, तभी वो एक हाई वैलिडेटेड टेस्ट माना जाएगा। अब ये जो कंटेंट वैलिडिटी है, निकाली कैसे जाती है? तो कंटेंट वैलिडिटी निकालने के लिए, अभी यहां पर निकालने का तरीका नहीं समझ में आया, अभी केवल हमने समझा है कि कैसे कंटेंट वैलिडिटी क्या होती हैं, इसका संबंध किससे होता है, और हमने 2 एग्जाम्पल से इसको समझा, पतंजलि योग दर्शन से भी समझा और जूलॉजी से भी समझा, इसमें आइटम वैलिडिटी और सैंपल वैलिडिटी को समझा। अब हमारा क्वेश्चन यह है कि कंटेंट वैलिडिटी निकाली कैसे जाती है। अब कंटेंट वैलिडिटी निकालने के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि 2 तरीके होते हैं कंटेंट वैलिडिटी निकालने के लिए। एक, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, कि जो विशेषज्ञ हैं उनके निर्णय के आधार पर
आप कंटेंट वैलिडिटी निकालें, एक तरीका। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि कुछ गणना करके, कुछ कैलकुलेशन करके। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सांख्यिकीय गणना। कुछ नंबर्स में उसकी गणना करो, कुछ कैलकुलेशन करो और उसके आधार पर आप कंटेंट वैलिडिटी निकालें। जनरली जो कंटेंट वैलिडिटी निकाली जाती है, मैंने बहुत सारे टेस्ट में देखा है जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, उनमें देखा है कि जजमेंट के एक्सपर्ट के आधार पर बहुत ज्यादा वैलिडिटी निकाली जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी टेस्ट हैं जहां पर बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के आधार पर, मतलब कुछ गणना की जाती है और गणना करने के आधार पर उसकी वैलिडिटी तय की जाती है कि ये वैलिड है या नहीं है, या कम वैलिड है। वैलिड है या नहीं है ये तो गलत शब्द है, कम वैलिड है या अधिक वैलिड है। हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक टेस्ट बनाया, जिस टेस्ट की मैं वैलिडिटी को देखना चाहता हूं, मैंने वो टेस्ट बनाकर मैंने उसको एक्सपर्ट्स को दिया। एक एक्सपर्ट्स को नहीं, कम से कम मिनिमम 5 एक्सपर्ट्स को आप दें। मैंने 5 एक्सपर्ट्स को वो भेजा और मैंने उसके साथ ये कहा कि देखिए मेरा टेस्ट ये है और उसकी कंटेंट ये है, मतलब इस विषय वस्तु के आधार पर ये टेस्ट बनाया गया है, आप प्लीज इसको देखें और देखने के बाद अपने सजेशंस दें। अब वो एक्सपर्ट क्या करेंगे? वो एक्सपर्ट एक एक आइटम को देखेगा। अगर आपके टेस्ट में मैंने अभी कहा था कि 50 आइटम है, 50 आइटम का मतलब 50 क्वेश्चन है, तो वो एक एक क्वेश्चन को उस कंटेंट से मैच करेगा। उस कंटेंट से ये देखेगा कि वो कंटेंट से कोई कोरिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और मान लिया 1 2 3 4 5 में तो ठीक उसको दिख रहा है कोरिलेशन। छठा जब क्वेश्चन आया तो उसने कहा कि उसने सोचा कि नहीं, ये कंटेंट से कोरिलेट नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन, तो वो क्या करेगा? वो सजेशन देगा कि देखिए, वो अपने कमेंट लिखेगा उसमें कि देखिए जो छठा नंबर वाला आइटम है उसको आप हटा दें या उसको मॉडिफाई करें, उसमें कोई चीज ऐड करें या कोई चीज हटा दें या पूरा के पूरा हटा दें। तब उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि उसने उस 6 नंबर वाले आइटम में ये देखा कि वो कंटेंट से कोरिलेट नहीं कर रहा है, कंटेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तब फिर गया 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इस तरह से पूरे 50 आइटम को वो मैच करेगा। किसके साथ? उसकी जो कंटेंट है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसके आधार पर। और फिर वो जजमेंट देगा बाद में कि ये टेस्ट कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है, वो लिखेगा कि यस ये बहुत अच्छा टेस्ट है और ये कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटेंट से बिल्कुल रिलेटेड है। तब वो क्या कहा जाएगा? हम ये कहेंगे कि हमने अपने जो टेस्ट है उसको जजमेंट, मतलब एक्सपर्ट के जजमेंट के आधार पर हमने उसकी कंटेंट वैलिडिटी निकाली है। और जो भी एक्सपर्ट्स ने सजेशंस दिए थे उन सजेशंस को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। कंटेंट वैलिडिटी निकालने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन के तरीके अलग हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स को एक साथ समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जो क्वेश्चनर बनाया गया है, जिस कंटेंट के लिए बनाया गया है, उस कंटेंट से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चनर्स हैं उसके साथ उनको कोरिलेट किया जाता है। उनके साथ उसको देखा जाता है कि वो जो कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड पहले से क्वेश्चनर अवेलेबल होंगे। आप एक नया क्वेश्चनर डेवलप कर रहे हैं तो जो पहले से जो क्वेश्चनर अवेलेबल हैं आप उसके साथ उसको कोरिलेट करें। और ऐसा देखा जाता है कि 2 क्वेश्चनर लिए जाते हैं, एक भी ले सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि साहब 2 क्वेश्चनर के साथ आप कोरिलेट करें। कैसे क्वेश्चनर? जो ये कंटेंट है, इस कंटेंट के आधार पर पहले से जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर्स हैं उनको 2 क्वेश्चनर के साथ अपने इस टेस्ट को कोरिलेट करके देखें। स्टैटिस्टिक्स कि आपका एक डाटा आएगा, इनके साथ कोरिलेशन निकाल कर देखिए। अगर वो कोरिलेशन हाई आता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो मेरा टेस्ट है ये वैलिड है। अगर वो लो आता है तो कहेंगे कि हमारे टेस्ट की वैलिडिटी कम है। तो ये 2 तरीके, एक जजमेंट के आधार पर, एक्सपर्ट्स के जजमेंट के आधार पर आप कंटेंट वैलिडिटी निकाल सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस पर आप कंटेंट वैलिडिटी निकाल सकते हैं।
इस लास्ट पॉइंट है कि इस कंटेंट वैलिडिटी के 3-4 नाम और भी हैं, कि कहीं पर कंटेंट वैलिडिटी लिखी जाती है, कहीं पर इसका नाम आता है रिलेवेंस वैलिडिटी, कहीं पर इसका नाम आता है लॉजिकल या रैशनल वैलिडिटी, कहीं पर इसका नाम आता है सर्कुलर वैलिडिटी, कहीं पर लिखा जाता है रिप्रेजेंटेटिवनेस वैलिडिटी। और एक नाम इसका और है, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैलिडिटी। रिलेवेंस वैलिडिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सुसंगति वैधता। लॉजिकल या रैशनल वैलिडिटी, तार्किक वैधता। सर्कुलर वैलिडिटी, वृत्तीय वैधता। रिप्रेजेंटेटिवनेस वैलिडिटी, प्रतिनिधिकता वैधता। और फिर है इंट्रिंसिक वैलिडिटी, जिसको हम कहते हैं आंतरिक वैधता। ये 5 नाम और हैं, मतलब आप कंटेंट वैलिडिटी भी इसका नाम है, रिलेवेंस वैलिडिटी, सुसंगति वैधता, लॉजिकल रैशनल वैलिडिटी, तार्किक वैधता, सर्कुलर वैलिडिटी, वृत्तीय वैधता, रिप्रेजेंटेटिवनेस वैलिडिटी, प्रतिनिधिकता वैधता और इंट्रिंसिक वैलिडिटी, आंतरिक वैधता। ये 5 नाम दूसरे भी हैं, जिनको दूसरे नामों से भी कंटेंट वैलिडिटी को जाना जाता है, वो ये हैं। तो हमने अभी 3 चीजें सीखी, एक कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है, दूसरी कंटेंट वैलिडिटी किस पर निर्भर करती है, आइटम वैलिडिटी और सैंपल वैलिडिटी के ऊपर। कंटेंट वैलिडिटी 2 तरीके से निकाली जाती है, एक एक्सपर्ट के जजमेंट के आधार पर निकाली जाती है और दूसरा जो हम स्टैटिस्टिक्स के तरीके से निकालते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके निकालते हैं। और चौथा हमने पढ़ा कि कंटेंट वैलिडिटी के और कई नाम हैं, रिलेवेंस वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी, सर्कुलर वैलिडिटी, रिप्रेजेंटेटिवनेस वैलिडिटी एंड इंट्रिंसिक वैलिडिटी। तो ये पूरा एक टोटल एक बहुत ही अच्छा अपना एक लेक्चर हुआ कंटेंट वैलिडिटी के ऊपर। अब जो अगला वीडियो फिर हम एक नई वैलिडिटी के टाइप पर बनाएंगे, तब तक के लिए इतना ही आज बहुत एक लंबा लेक्चर हो गया है। अब अगला लेक्चर जब भी एक होता है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट हो, थोड़ा छोटा हो, बोरिंग कम हो। ओके, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।